गुड मॉर्निंग। कौन सी हम लोग पढ़े थे कल? हाँ, कल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पढ़े थे। इसके बारे में अभी आप लोग पीवाईक्यू करेंगे। उसके बाद जो एशियाई संगठन है उसको अलग अलग पार्ट वाइज हम लोग क्लियर करेंगे। अभी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लिए हैं, लेकिन दक्षिण एशियाई संगठन जो है वो पढ़ना बाकी है। तो दक्षिण एशिया के बजाय हम पूरा एशियाई ऑर्गेनाइजेशन कवर करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इंडिया से। तो भारत में आजादी के पहले तो बहुत सारा रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुआ। आजादी के बाद कौन कौन सी क्रांति हुई ये पढ़ना है, ठीक है। तो भारत में आजादी के बाद सबसे पहला क्रांति जो हुआ उसको बोलते हैं पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, राजनीतिक क्रांति। और ये होता है आजादी के जस्ट बाद 1947 से लेके 1950 तक, यानी कि जो संविधान निर्माण का क्रम था उसी कालखंड में। और इसको लीड कर रहे थे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनके प्रयास से लगभग 500 से अधिक देशी रियासत भारत में इजीली शामिल हो गए। और जो बाकी बचे हुए थे जैसे कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और भी कुछ जो रियासत थे उनको भी शामिल कराया गया, लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा प्रयास करने पड़े उसके लिए। तो इस घटनाक्रम को पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन कहा जाता है, राजनीतिक क्रांति कहा जाता है भारत का। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में राजनीतिक क्रांति कब हुई, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक क्रांति का मतलब कुछ चुनाव, इलेक्शन, वोट ये सब नहीं है। राजनीतिक क्रांति का मतलब कि जो बिखरा हुआ रियासत था उसको बटोरने का जो काम किया गया उससे राजनीतिक क्रांति करते हैं। तो आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग फंस जाओगे, क्योंकि जल्दी आपके जो स्टेट बोर्ड के सिलेबस है उसमें इस चीज का जिक्र नहीं होता है, लेकिन जब सेंट्रल बोर्ड में जाओगे तो यहाँ पे आपको पढ़ना है। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा क्रांति होता है भूमि सुधार क्रांति। भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत भारत में जो भूमि सुधार के लिए है उसको प्रयास करना। और ये क्योंकि अधिनियम नहीं लगा हुआ 50, यानी कि कानून भी 50 में बन गया, संविधान निर्माण के साथ ही। लेकिन एक दिन में तो सुधार नहीं हो सकता है, तो इसको 50 के दशक या 50 से 60 के बीच के कालखंड में सुधार का प्रयास किया गया। और सबसे पहले प्रयास क्या किया गया, जैसे अंग्रेजों ने 28 की थी, उससे क्या फायदा था, जिम्मेदारी प्रथा फैली थी। तो जिम्मेदारी प्रथा पर रोक लगाया गया, जिम्मेदारी प्रथा को कंट्रोल किया गया। और जमीन जो है वो ग्रामीण लोगों को, आम जनता को प्रोवाइड कराया गया, ताकि जो गांव में असमानता है, एक के पास 100 एकड़ जमीन है, एक के पास अपना रहने के लिए भी जमीन है, तो इस असमानता को दूर करने के लिए भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत ये भूमि क्रांति की गई। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, किसानों को जमीन का अधिकार दिया गया। सामाजिक लाभ की दिशा में बड़ा, सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम था। सोशल जस्टिस के रूप में बहुत बड़ा एक सम्मान रहा है नेहरू जी का। और इसका विस्तार ग्रामीण असमानता को खत्म। जो लोग ये कहते हैं कि नेहरू ने क्या किया, तो ये छोटे छोटे काम नहीं है, बड़े बड़े काम है जिसको आपको जानना चाहिए। मतलब एक जकड़ा हुआ सिस्टम को सुधारने का प्रयास है। उसके बाद हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन, 60 से 70 का दशक। 60 से 70 का दशक इसलिए कहते हैं कि प्लान बन गया था 60 में, लेकिन कुछ रीजन से 62 में युद्ध हो गया। उसके बाद फिर नेहरू जी की मृत्यु हो गई, फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, फिर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। तो ये 5-6 साल जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा भारत। लेकिन शुरुआत अगर एग्जैक्ट ईयर की बात की जाए तो 65 मानी जाती है, 65-66। लेकिन अगर आप एवरेज आंसर जाओगे तो 60 के दशक में इसकी नींव पड़ी गई थी, और इसको लीड कर रहे थे MS स्वामीनाथन। ठीक है। और इसमें क्या था कि वैज्ञानिक तरीके से कृषि किया जाए, ये खास तौर पर ध्यान दिया गया। और HYV सीड्स का यूज किया गया, उर्वरक का यूज किया गया, और सिंचाई का यूज किया गया। HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी कि उच्च तकनीक से उच्च तकनीक, उच्च क्षमता वाली चीजों का प्रयोग किया। इससे पहले क्या था ना कि अभी भी जहाँ पे किसानी कमजोर है, जैसे झारखंड बिहार में, तो जैसे भी आपके यहाँ आलू हुआ ना, वही आलू को फिर अगले बार काट के लगा दिया जाता है, अंकुर जाता है। तो या धान हुआ वही धान को रख दिया जाता है बिहार के लिए, ये हुआ वही रख दिया जाता है। लेकिन बाहर में ऐसा नहीं होता है, वहां पे हमेशा इस पे एक्सपेरिमेंट होते थे।
ठीक है। उर्वरक, तो पहले क्या करते थे कि लोटा लेके खेत में चले गए और लैट्रिन कर दिए, वही उर्वरक का काम कर दिया। घर में गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, कुत्ता है, उस बाथरूम कर दिया, उसी को पूरा ऐसे ऐसे मिला दिया और खेत में फेंक दिए। खाना पहले लड़की से बनता था घर में, तो उससे जो राख निकलता, हाँ लकड़ी तो है। आप लोग हमेशा गलत क्यों समझते हैं? तो हाँ वो होता है। तो लकड़ी का खाना बनता था, तो लकड़ी का खाना बनता था तो उसका राख निकलता था। गोईठा का खाना बनता था, उसका राख निकलता था, वो राख फेंक दिया जाता था। तो पहले वो उर्वरक था। अब रासायनिक उर्वरक, हालांकि वो वाला जो था ना लैट्रिन वाला, वो शरीर के लिए पौष्टिक था, लेकिन इस रासायनिक आप लोग को मजा लगता है तो गाँव में जाइएगा तो समझ में आएगा। ये जो रासायनिक है ना, ये आपका उम्र कम करती है। रासायनिक खाद के बाद हमारी उम्र जो है ना 60-70 साल के एवरेज में फंस के रह गई। अब पहले के लोग 120-25-30 साल बिंदास लगते थे, 90 साल 95 साल तक तो मतलब ऐसे किसी को उठा सकते थे। ठीक है। तो उर्वरक हो गया। सिंचाई में भी क्या था कि पहले लाख कुएं से पानी निकाला जाता था। वैसे मिट्टी का कुआं होता था, उसको भटकुआं बोल सकते हो अपने भाषा में, मतलब वो ढलाई नहीं होता था, खुदाई कर दिया गया, पानी निकल गया, उसी पे एक मोटा सा लकड़ी रख दिया गया, उस पर खड़ा हो गया और ऐसे खचाक सिंचे गया, खचाक से ऊपर गया और फिर पानी से मिट्टी से बांध देता वजन के लिए। तो पहले वैसे होता था। उसके बाद फिर रेहट आया, अब मोटर से सिंचाई हो गया। तो धीरे धीरे सिंचाई में भी हाई टेक्निक का यूज किया गया। MS स्वामीनाथन, ये तो खैर कॉमन है, लोगों को तो पढ़े ही। और इसके लिए क्या हुआ कि भारत जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। कोविड में देखा कि 3 साल कोविड रहा लेकिन हम भूखे नहीं मरे। अभी भी वर्ल्ड वार चल रहा है, वर्ल्ड वार 3, लेकिन हम लोग तो खा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये कोई दिक्कत नहीं है। गेहूं और चावल के मामले में हम लोग इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि जो हम लोग खाते हैं चौथे नंबर की क्वालिटी वाला खाते हैं, 3 नंबर क्वालिटी वाला तो विदेश में सप्लाई कर रहे हैं, और वो भी मतलब सड़ जाता है गोदाम में रखे रखे, इतना हम लोग उत्पादन करते हैं। लेकिन हो कहाँ रहा है? वही यूपी, वही पंजाब, वही हरियाणा। स्टेशन में चले जाइए डालने का, आपको सिर्फ खेती करने वाले मिलेंगे, लेकिन खेती करने वाले किसके? दूसरे के घर में खेती करने वाले धान करने जा रहे हैं। जबकि ऐसे नहीं है कि हम लोग गंगा किनारे हैं, मगध के एरिया में रहते हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, पलामू से सीएम कोई रहा हो, पलामू से सबको नफरत है। पलामू के लोग सिर्फ वोट देना जानते हैं, क्योंकि पलामू के लोग होते ही गधे हैं। और ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, एक यूथ होने के नाते गुस्सा आता है तो बोलते हैं। सबसे आप बताओ कि हम लोग उस साम्राज्य से बिलोंग करते हैं जो कि दुनिया में भारत का इमेज है, पहचान है, मगध साम्राज्य। और जब वैकेंसी आता है तो पलामू के लोगों के लिए मगही गायब कर देता है, भोजपुरी गायब कर देता है। अब यहाँ पे इतने लोग में कुल कितना लोग पाता है, नागपुर कितना लोग पाता है? अभी कंपलसरी पेपर है, दीजिए एग्जाम। अब कुड़ुक पलामू में 2-4% लोग को पता होगा, बाकी लोग को पता ही नहीं। अरे भाई पलामू वाले से नहीं तकलीफ है तो पलामू को अलग स्टेट बना दो, हम लोग कैपेबल हैं। तो 2,500 रुपये दे देगा, यहाँ के महिला लोग वोट दे देगी। 2,500 रुपये मिल जाएगा तो महिला लोग वोट दे देगी। भैया लोग को महुआ 500 रुपया मिल जाएगा तो भैया लोग वोट दे देंगे। कोई अल्लाह अकबर के नाम पे ले लेगा, कोई जैसे गाँव के नाम पे ले लेगा। और जब वैकेंसी आएगा तो आ जाएंगे आपको अमेरिका वाली नौकरी करने यहाँ। हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में कभी कभी जाते थे, पूछे थे कि भैया आपका घर कहाँ है, तो हम यूपी से हैं। झारखंड वाला मौका है का, सब बाहर का नौकरी यहाँ करता है। अब बताओ कि यहाँ पे अभी नया जो सिस्टम है जेटेट का टीचर वाला, उसमें पलामू के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट सोच किया। सुनिएगा सबसे, कुड़ुक है नागपुर। बचपन से आज तक तो स्कूल में कुड़ुक पढ़े भी नहीं किया हम इनके। अरे पहले पढ़ा लो ना, तुम कुड़ुक नहीं अरबिक ले आओ, तुम पहले पढ़ा लो। क्या पलामू के किस स्कूल में कुड़ुक की पढ़ाई होती है? पलामू के कौन से कॉलेज में नागपुर की पढ़ाई होती है? तो जब पढ़ाई भी नहीं किया तो तुम सब्जेक्ट तक कह दिए भाई। तो क्या पलामू के लोग की बोका है, नेता लोग जब वोट मांगा है ना फटक के पहले मारना चाहिए, चाहे कौन पार्टी को, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो, किसी और पार्टी का हो। पहले तो पटक के मारो कि भाई नियम बन रहता तो लोग कहाँ रहते हैं। बीजेपी का 11-13 ला दिया, उस टाइम पलामू को कर दिया।
अभी जेल में कांग्रेस आया ते कुलू खाऊ मरपिया नागपुर ले आया यूं पलाऊं गया हाँ नेता लोग किसी जो घूम रहा था पब्लिक से वोट लेके। अच्छा, बीजेपी लाया था कांग्रेस विरोध कर रहा था, कांग्रेस लाया था बीजेपी विरोध। अरे सब एक हो जाओ, पहले पलामू है तब तो बीजेपी और कांग्रेस के हो। कल तुम्हारा बाल बच्चा भी उजड़ एक नेता बनेगा, उसको भी टीचर बनने का मन हो सकता है, उसको भी पढ़ने का मन हो सकता है। तो खैर हरित क्रांति में इतना अनाज हो गया है कि लोग 5 किलो अनाज बतूस हैं, नौकरी नहीं चाहिए यहाँ के लोगों को, 8,000 रुपया महीना योजना। उसके बाद चरक क्रांति आया, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, श्वेत क्रांति। और दुनिया में भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 और इसका श्रेय जाता है वर्गीज कुरियन को, गुजरात से शुरू हुआ था। और उसके बाद ब्लू रिवोल्यूशन, नीली क्रांति, जो 73-74 में ऑफिशियली अनाउंस किया गया, 70-80 दशक होता है इसका। और मछली उत्पादन में वृद्धि, तो मत्स्य उत्पादन के रूप में काम किया गया, इससे रोजगार भी बढ़ा और मत्स्य का हम लोग निर्यात बढ़ा दी। अब इसमें एक क्वेश्चन, एक लाइन है, तटीय और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का विकास हुआ। तो तटीय तो समझ गए, समुद्र तट वाले इलाके। अंतर्देशीय है, तो अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय में क्या अंतर होता है, ये आप लोग को बताना है। अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय में क्या अंतर है, क्योंकि हमको यहाँ तक याद है निहाल के बैच में क्वेश्चन एग्जाम में गया था ना, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय में क्या अंतर है। आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ये हमें बताता है, आप लोग बता दें उसके बाद हम बताएंगे। उसके बाद पीली क्रांति, पीली क्रांति में ऑयल से उत्पादन में वृद्धि हुई, यानी कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि की गई। तिलहन मतलब जिससे तेल निकलता है, तो सरसों, सूरजमुखी, अन्य जो भी इस टाइप के जो होते हैं, इसके प्रोडक्शन में वृद्धि की गई। और बेसिकली ये 86-87, ऐसे इसको 80 का दशक कहते हैं, लेकिन ऑफिशियली 86-87 का स्टार्टिंग पॉइंट है, 86-87 है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू के लिए आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण 1991 में एलपीजी पॉलिसी लाया गया। आजकल तो गैस को भी एलपीजी कहते हैं। कल ही देख रहे थे कि एक तो गैस, एक तो मतलब लेडीज बेचारी आई अपने हस्बैंड के साथ, अब आके और डेड बॉडी रखा हुआ था, अब पूरा सब पटक पटक होने लगे। तो हम भी सोचते कि कहाँ हो गया, तो मोदी मुँह आते भाई मोदी जी तो प्रधानमंत्री आदमी किसी को मुँह कैसे देंगे। तो अगल बगल में चर्चा होने लगा कि मोदी जी से मुँह आते भाई, तो कहा कि मैगिया पहले रही है, मैगिया बनत रहा है, जैसे मैगिया मसाला डाल लिया तैसे हाँ। तो हम भी सोचे कि भाई थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुआ कि मैगी का किसी के मरने से क्या कनेक्शन है, और जो डेथ किया है उसका मतलब कितना एज था। तो एज देखने के लिए होता ना कि अंतिम समय में फूल चढ़ाया जाता है, तो हम भी सारा सामान अर्पित करने के दूसरे गए। जब उनका जो व्हाइट वाला कपड़ा था सूट है, तो वहाँ कोई आदमी ही नहीं था, गैस का सिलेंडर रखा हुआ गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, उसके लिए सो कॉल ड्रामा चल रहा था। तो एलपीजी तो गैस भी होता है, वैसे बड़े बड़े शहरों में आजकल देखते हैं कि ये नाली में कैसे भी चाय बनाया जाता है। उस समय में लेट आया होगा। तो यहाँ पे एलपीजी लाया गया, लेकिन यहाँ पे एलपीजी का मतलब नाली वाला गैस नहीं था। यहाँ पे एलपीजी का मतलब मिले है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसको लाने का श्रेय जाता है प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और इससे पहली बार विदेश निवेश को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिशन दिया गया और यहाँ से भारत तरक्की के रास्ते पे एक्चुअली जो है वो गया। कल एक वीडियो देख रहे थे प्रेजेंट एफएम का, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण दीदी का, आंटी बोली दीदी पता नहीं रिस्पेक्ट है, दीदी ही बोलेंगे, दीदी को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। उनका कुछ दिन पहले का वीडियो था कि इंडिया का जो करेंसी है 66 रुपया हो गया, मतलब भारत का नाक कट गया। और अभी करंट वीडियो है कि 95 रुपया हो गया, दुनिया का सबसे मजबूत रुपया है।
किससे बोलता है सब और पढ़ी लिखी है, मतलब देखो एक ठोकर कोई हो ना कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस से कोई ग्रेजुएशन करके अगर ऐसा बात बोले तो चलता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग इसे बोलते हैं। 66 रुपया था तो भारत का नाक कट गया, अब 95 रुपया हो गया रुपया गिर के, तो भारत का रुपया दुनिया में सबसे मजबूत चल रहा है। अब इसका तो मेरे पास तो इकोनॉमिक्स नहीं है, तो नया इकोनॉमिक्स भी लॉन्च करना चाहिए भारत सरकार को। मोदी जी का ट्यूशन तो नया इकोनॉमिक्स लॉन्च करना चाहिए, हम लोग पढ़ सकें। तो एलपीजी हो गया, उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्रांति, हालांकि भारत में से बहुत पहले आ गया था एक कॉलेज में जहाँ इंटायर पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट डिजिटल छपा था। हाँ, बहुत पहले आ गया था, लेकिन ऐसे सच में 1990 से 2000 के बीच में माना जाता है। ये अलग बात है कि किसी किसी कॉलेज में 80 के दशक में ही डिजिटल सर्टिफिकेट छपना शुरू हो गया, लेकिन आईटी का जब इंडिया में शुरुआत हुआ, सॉफ्टवेयर और आईटी का तेज से डेवलपमेंट हुआ वो 90 से 2000 के दशक में हुआ, और इसीलिए कंप्यूटर क्रांति का जनक माना जाता है राजीव गांधी। उसके बाद क्या होता है, तो आईटी के रूप में भारत में एक राज्य है जो हब बन जाता है। कौन सा राज्य बनता है? ये कर्नाटक। बैंगलोर। तो बेंगलुरु राज्य थोड़ी है, कर्नाटक में राज्य है। शहर नहीं बोले दूसरा। हाँ, राज्य बोलते हैं, कर्नाटक राज्य है। बेंगलुरु सिटी जो है आईटी के रूप में, आईटी हब के रूप में हाँ हब बन जाता है। हालांकि अब उससे भी आगे नोएडा निकल रहा है। अब इंडिया का हो सकता है कि आने वाले साल 2 साल में इंडिया का सिलिकॉन वैली नोएडा हो जाएगा। तो ये हो गया, और भारत दुनिया भर में आईटी के रूप में वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा, और दुनिया में भारत के लोगों को आईटी के रूप में पहचान मानती। आप अमेरिका का सिलिकॉन वैली चले जाओ तो मैक्सिमम लोग इंडियन ही मिले। इंडियन लोग तेज होते जरूर हैं, लेकिन उनको यही नागपुरी उड़िया कोठा में फंसा कर रख दिया है। हमको उड़िया से भी तकलीफ नहीं है, कोटा से भी तकलीफ नहीं है, नागपुरी से तकलीफ नहीं है। वो हमारा पहचान है, सिंबल है, झारखंडी है, हमको जानना चाहिए। लेकिन भैया पहले पढ़ा तो दो। आज तक पलामू किस स्कूल में कोटा की पढ़ाई होती है भाई? किस कॉलेज में कोटा की पढ़ाई होती है या नागपुरी की पढ़ाई होती है? पढ़ाई है नहीं, हम कह रहे हो तुम्हें एग्जाम दो तो लिखा फेले ना होगा। तो पलामू को लोग आप नौकरी देना नहीं चाहते, छाट दो, फॉर्म भरने से पहले छटा गया पलामू को लेकर, या फिर 20 लाख रुपया दीजिए तो नौकरी मिल जाएगा। अब 20 लाख रुपया देकर ज्वाइन करेगा, 3 महीना बाद फिर जेल में चल जाएगा घूस लेके। अभी जितना लोग ज्वाइन किया 3 महीना में अरेस्ट हो गया। अब भाई 20 लाख देगा तो 50 लाख लग तो 20 लाख गरीब आदमी कहाँ से देगा? चाहे तो जमीन बेच के देगा, चाहे मम्मी का गहना बेच के देगा, चाहे ब्याज से पैसा लेके देगा। अब छोटा पढ़ाया नहीं है, नागपुरी पढ़ाया नहीं है, तो उसको कर्जे लेना पड़ेगा, पैसे से नौकरी मिलेगा। खैर, उसके बाद दूसरा संचार क्रांति आया है, जो आजकल हम लोग मोबाइल में रखे हुए हैं। तो ये भी आया 2000 के आसपास शुरू हुआ, यानी कि मनमोहन सिंह के में ही शुरू हुआ। 2G से शुरू हुआ था, 2G 3G 4G, फिर हम लोग 5G के जनरेशन में आ गए हैं। तो इसका क्रेडिट भी मनमोहन सिंह को ही जाता है। चाइना 6G लॉन्च कर लिया। हाँ, तो मोबाइल इंटरनेट सेवा में विस्तार आया और सस्ती कॉल और डेटा सेवा उपलब्ध होने लगी, और डिजिटल कनेक्टिविटी जो है भारत में बढ़ गई। अब तो स्थिति आ गया है कि घर में आटा नहीं चलेगा, डाटा जरूरी। उसके बाद डिजिटल क्रांति आता है 2010 से लेके अभी तक डिजिटल क्रांति का दौर चल रहा है, यानी कि अभी डिजिटल क्रांति का भी क्रेडिट जाता है मनमोहन सिंह को। उन्होंने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया, यूपीआई जो ये ऑनलाइन पेमेंट का है, ये उनके टाइम से शुरू हुआ। ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग शुरू किया गया, यूआईडी आधार का सिस्टम वहां से जनरेट किया गया, और कैशलेस सिस्टम, यानी कि कैशलेस मतलब कि अब मार्केट जाते हैं ना तब को ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, कैशलेस मतलब कैश मनी देना पड़ता है। तो कैशलेस सिस्टम है। ई गवर्नेंस, अब जातीय स्थानीय बनाने के लिए आपको ब्लॉक में फॉर्म भराने पड़ता, ऑनलाइन ही मार दिए, ऑनलाइन ही आपको मिल भी गए। तो ई गवर्नेंस भी बहुत मजबूत। उसके बाद स्टार्टअप और नवाचार क्रांति 2015 से लेके अभी तक, हालांकि एग्जैक्टली ऑफिशियली अनाउंस 16 में हुआ था, लेकिन 15 से है, तो आप ऑफिशियली एग्जैक्ट डेट 16 लिख लीजिएगा। तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई, कौन किया था?
आज इससे क्या है कि स्टार्टअप इंडिया में युवाओं की उद्यमिता बढ़ी। युवा जो है नाली के गैस पे चाय बनाना शुरू कर दिए, पकौड़ा तलना शुरू कर दिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टार्टअप इंडिया का परिणाम है कि भारत के युवा MBA कर करके पकौड़ा बनाते हैं और हजारों रुपया कमाते हैं। धन्य है मोदी। तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है और अब शुरू होगी आप लोगों की IQ। धन्यवाद। बाय बाय।